जननायक जी 26 मार्च 1952 को प्रथम बार विधायक के रूप में चुने गए और 25 फरवरी 1957 में दूसरी बार विधायक के रूप में चुने गए। फिर से लोगों ने उनको चुनाव मैदान में उतारा। 19 फरवरी 1962 को तीसरी बार विधायक के रूप में चुने गए। 21 फरवरी 1967 1967 चौथी बार विधायक के रूप में जीत कर आए। 25 मार्च 1967 में जब चौथी बार चुनाव जीत कर आए तो उप मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित किया गया। वित्त मंत्रालय दिया गया एवं शिक्षा मंत्रालय दिया गया उन्हें। उसी कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए मैट्रिक तक के बच्चों की पढ़ाई के जो खर्चे लगते थे फीस वगैरह उसे उन्होंने माफ़ करने की घोषणा की। और अंग्रेजी की अनिवार्यता, जो अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी की अनिवार्यता देश में थी, उस अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त किया। अंग्रेजी की जो व्यवस्था थी उसके चक्कर में बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे थे, वो पास नहीं होते थे, जिसके कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती थी। इन्होंने देखा तो उन्होंने उस अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया और सामान्य किया, जिसके कारण बच्चे जो है पढ़ना शुरू किए और आगे निकलना शुरू हुए। किंतु उनके इस काल के कार्य को जो विरोधी थे उनसे देखा नहीं गया, तो विरोध करना शुरू किया और अंत में 28 जनवरी 1968 को उप मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर चुनाव हुआ 9 फरवरी 1969 पांचवी बार पुनः विधायक बन के आए और 22 दिसंबर 1970 में फिर से उन्हें प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित किया गया। उस समय मुंगेरी लाल आयोग गठित की गई और गठित करने के बाद उन्होंने बहुत सारे कार्य समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए किया। जैसे ही उन्होंने देश के गरीब, दुखिया, दीनहीन, पीड़ित समुदाय के लिए कार्य करना शुरू किया, विकास कार्य के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, फिर से विरोधी दल के नेताओं की चाल चलनी शुरू हो गई और अंत में उस पद से 2 जून 1971 को उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर 5 मार्च 1972 को चुनाव हुआ, जिसमें छठी बार विधायक बन के फिर से सामने आए। और 1977 में 1977 प्रथम बार
समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से 3,27,434 वोटों से एक रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने विजय हासिल की। वह उनका चुनाव 7वीं बार था। 7वीं बार पुनः विधायक के रूप में चुनकर आए और 24 जून 1977 को फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया दूसरी बार। ये उनके कर्तव्य का, उनके कार्य का, उनके स्वभाव का परिणाम था। उनका विजय हुआ, लोगों के बीच फिर से आए चुनकर। 11 अक्टूबर 1977 को मैट्रिक तक की शिक्षा जो है निःशुल्क की उन्होंने, और उसी कार्यकाल में बिहार के पटना जिले के गांधी मैदान में उन्होंने बेरोजगारी के लिए कैंप रखा। उस समय उन्होंने सीधे भर्ती 6,000 बेरोजगारों की भर्ती की, जो सारे के सारे इंजीनियर बनाए गए। 10 और 11 नवंबर 1978 को समाजवादियों ने सहयोग प्रदान किया और सामाजिक न्याय के तहत स्वर्ण समाज को आरक्षण सुनिश्चित किया गया उनके कार्यकाल में। उसी समय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया, सुनिश्चित की गई। पिछड़ी जाति यानी बैकवर्ड क्लास के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया गया। बैकवर्ड क्लास को टचेबल यानी पुश्तैनी पेशा पर आधारित जातियों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। उस समय जो भी अपने पुश्तैनी पेशे को करने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो कुम्हार रहे हों, लोहा का कार्य करने वाले लोहार रहे हों, धोबी रहे हों, नाई, इस तरह से जो पुश्तैनी कार्य करने वाले रहे हैं, उन सभी के लिए उन्होंने आरक्षण को लाया और बढ़ावा दिया। 31 मई 1980 को पुनः जब इलेक्शन हुआ, उस समय 8वीं बार विधायक बने। 5 साल विधायक रहने के बाद 3 जून 1985 को 9वीं बार विधायक बने। जितनी बार चुनाव हुआ, जननायक जी भारी मतों से विजयी होकर सभी के समक्ष सभी के मसीहा बनकर आते रहे। और इस तरह से उनका जो कार्यकाल रहा राजनीतिक करियर का, ये रहा। और उसके बीच बीच में जो उनका स्वभाव आया सामने, उनके परिवार का स्वभाव, उनका खुद का स्वभाव एक अलग मिसाल कायम करता है, एक अलग इतिहास बनाता है, जिसका मार्गदर्शन हम सभी को करने की आवश्यकता है। जब कभी उन्हें ऐसे ही घूमने का मूड हुआ करता था, तो अपने सरकारी वाहन को नहीं लेते थे, रिक्शे से आना जाना करते थे। और जो उनका पोशाक था, उनके अंदर कोई बनावटपन नहीं था। जो उनके पास फटा पुराना जैसे भी था, उसे साफ करके पहना करते थे। शासन प्रशासन का जो फंड हुआ करता था,
कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये उनके गुण थे और इस तरह से जब हम उनका मार्गदर्शन करते हैं तो एक इतिहास अपने समाज का, अपने देश का स्थापित होता है। और उनके परिवार का भी स्वभाव शुरू से वैसे ही रहा है और आज भी है। और उन्होंने अपने इतने बड़े करियर में इतने सालों तक मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन कोई भी विकास अपने परिवार के लिए उन्होंने कभी नहीं किया। यहाँ तक कि जब चुनाव की बारी आती थी राजनीतिक परिवेश में, तो वो परिवारवाद के खिलाफ खड़े हो जाते थे। उनका कहना था कि हमें परिवारवाद, इस समाजवाद में परिवारवाद नहीं करना है। अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर मैं लड़ रहा हूं तो मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बात को लेकर एक बार कल्याणपुर विधायक वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने मैथिली भाषा में उन्होंने कहा कि रामनाथ को इस बार टिकट क्यों न दे दिया जाए। इस बात को सुनकर के कॉर्पोरेट जी ने तेज आवाज में कहा, क्या बात कहते हैं, रामनाथ को टिकट क्यों दे दें। वशिष्ठ जी बोले, उनके अंदर क्या कमी है, सिर्फ आपका बेटा है इसलिए। इमरजेंसी में वह एक्टिव रहा। लोहिया जी ने उसे अपने पार्टी का सदस्य बनाया है, वो भी एक सदस्य है, उसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने क्या कहा मालूम है, उन्होंने कहा ठीक है, आप आंख मूंद करके टिकट दे दीजिए, किंतु मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा संदेश देते हैं कि कभी भी एक पार्टी समाजवाद, परिवारवाद न बने। ये उनका एक स्वभाव रहा है, उनका चरित्र रहा है। और दूसरा एक चरित्र उनका रहा है, जब भी कोई उनसे मिलना चाहता था तो 24 घंटे उनके लिए रहता था, चाहे वो 10 बजे हो, 11 बजे हो, कोई भी फोन करता था उन्हें समय दे दिया करते थे कि आप बेफिक्र होकर। एक सामान्य व्यक्ति भी उनके सामने, उनके पास जाता था अपने दुख को लेकर के, और उसकी मांगों को वो पूरा करते थे। जब कभी कर्पूरी जी अपने आवास के सामने, बेली रोड पर, पटना का बेली रोड है, सर्कुलर रोड के सामने मुहाने पर उनका आवास रहता था, जहाँ पे वो रहते थे। और वहीं पे जो गार्डन हुआ करता था, जहाँ घूमा करते थे, वो उनकी आदत थी घूमने की। और उस नियम का पालन, उसका संदेश लोगों को बताते थे कि आप भी इसी तरह, आप सभी लोग आगे बढ़ें, मार्गदर्शन करें। जब कोई उस दौरान लोग उनसे मिलने आते थे,
समय को लेकर वो बड़ी ही सख्ती से पेश आते थे। कभी भी वो समय दिए उन्होंने तो उसके समय पर उनकी उपस्थिति नहीं हुई तो उसको डांट भी सुननी पड़ती थी। टोक देते थे कि आप इतना लेट क्यों आए। उनके यहाँ एक अब्दुल बारी नाम का व्यक्ति था। वो बताता है कि एक बार मैंने मिलने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे आ जाइए। उसने सोचा, लगता है कि कर्पूरी जी मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने रात के 10 बजे का समय दे दिया। मैंने कहा उनसे, उस बारी ने कहा, रात 10 बजे? तब कर्पूरी जी ने कहा कि मैंने अपने पशुपालन मंत्री रामचंद्र यादव जी को 11 बजे का समय दिया है, तो उस पर कौन सी बड़ी बात है। आपको तो मैंने 10 बजे दिया इस समय। ये लोगों की भावना का ख्याल भी खूब रखते थे और सबका सम्मान करते थे, चाहे वो रात 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो। मिलने के लिए भी आते थे लोग और फोन से भी बात किया करते थे। उनकी खासियत थी, एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनसे उन्हीं की आवाज में बात किया करता था जैसे वो बात करते थे। उन्हें जोश पसंद नहीं था, जोशीले आवाज में उन्हें थोड़ा भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। मृदुभाषी थे। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा इधर उधर बात करता था, गुस्सा तो करते थे लेकिन दिखाते नहीं थे। दांत पीसते ना लोग, गुस्से में दांत दबा के ये करते हैं, उस तरह से वो कर लेते थे लेकिन गुस्सा सामने नहीं लाते थे। ये उनका स्वभाव था। इस तरह से आगे एक इतिहास और सामने आता है। भुवनेश्वर वात्स्यायन जी ने बताया, कर्पूरी ठाकुर ही नहीं, उनके स्वजन भी बहुत सामान्य जीवन जीते थे। किसी को कुछ गुमान नहीं रहता था, घमंड किसी बात की नहीं रहती थी कि हमारे परिवार का व्यक्ति विधायक है, सांसद है, एमपी एमएलए है, मुख्यमंत्री है। थोड़ी भी ग्लानि नहीं होती थी उन सभी के अंदर। एक सामान्य जीवन, सामान्य व्यक्ति के रूप में उनका पूरा परिवार व्यतीत करता था, रहता था, सभी के साथ मिलना जुलना रखता था। बात उन दिनों की है जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। समस्तीपुर में भी जब कृष्णन, वहां का जो समस्तीपुर का जिलाधिकारी था, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन निकलता था। अचानक समस्तीपुर पितौजिया गांव की तरफ से वो निकला तो उनके पैतृक गांव की तरफ से निकलते हुए जब जा रहा था, एक महिला बकरी चराते हुए दिखी। तो अपने जो कृष्णन था डीएम, अपने सहकारी जो उनके साथ सहायक था उनका, उससे पूछा कि ये महिला कौन है। और साहब, आप जिस महिला को देख रहे हैं वो महिला कोई और नहीं, परम आदरणीय मंत्री जी की पत्नी है। उसने कहा, क्या मजाक करते हो? मंत्री जी की पत्नी बकरी चरा रही है? ये नामुमकिन है, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा, सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं है तो आप समीप चल करके खुद पूछ लीजिए। जब वह जिलाधिकारी उस महिला के पास गया और पूछा
तो उतने सहर्ष बड़े ही मृदु स्वभाव से कहा, साहब जी मैं उन्हीं की पत्नी हूँ और हम सभी के अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार, कोई ग्लानि, इस तरह से कोई भावना नहीं होती कि हमारे घर का कोई व्यक्ति देश का, राज्य का मुख्यमंत्री है, मंत्री है। हम सभी लोग एक सामान्य जीवन जीने वाले परिवार से हैं और हम सभी कोई बदलाव नहीं करना चाहते, जैसे हैं उसी तरह आजीवन जीना चाहते हैं। और पूरे मुख्यमंत्री काल में उन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ भी नहीं बनाया। ये एक मिसाल रहा। और वह डीएम जो जिलाधिकारी था, पूछने के बाद उसे यह बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वास्तव में हम सभी लोग शासन प्रशासन का खूब लूट खसोट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ईमानदार सच्चा व्यक्ति शायद देश को मिलेगा, नामुमकिन है। और बात आप सभी के समक्ष समाज की बात है, समाज का पैनल है और मैं इसलिए भी रखना चाहूँगा कि जो रहस्य मुझे वहाँ से, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत से आते हैं और काफ़ी नज़दीक से हम लोगों ने उस कहानी को सुना है, जाना है, व्यक्तियों के साक्षात मुख से जाना है और उनके गांव के, उनके आस पड़ोस के लोग हम सभी से मिलते जुलते रहते हैं। इस तरह काफ़ी कुछ नज़दीकियाँ भी जानने को मिली हैं, किस स्वभाव के थे, कैसे थे वो। उनका जो जीवन काल था, आप सभी से एक मैं साझा करना चाहूँगा कि शायद जिस शब्द को मैं रखना चाहता हूँ, हम सभी को पूरे भारत से जितने भी हम नाविक परिवार से, सेन समाज, जिस भी टाइटल से लिखते हैं, सेन, सविता वर्मा, श्रीवास्तव, ठाकुर, आपके यहाँ भी महाराष्ट्र में तमाम उपनाम से लोग जाने पहचाने जाते हैं। सभी के सामने एक मेरा ये प्रश्न है कि जो भी कहानियाँ हमारे पूर्वजों पर, हमारे मार्गदर्शकों पर, जो हमारे आज प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, जिन्हें हमने अच्छी तरह से जाना, पढ़ा, उनको सीखा, जैसे यहाँ पे हमारे जीवाजी महाले जी और राजस्थान जयपुर नारायणी माता, सेन जी महाराज और कर्पूरी जी, सबके इतिहास को जानने की हमें आवश्यकता है और उनका जीवन कैसे रहा है, क्या रहा है, हम सभी को जानने की आवश्यकता है। और उसका कहीं अगर हमें कमी महसूस होती है तो उसको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, ताकि उनके चरित्र पर कोई छीटाकशी न होने पाए। इसी तरह से एक रहस्य जो हमारे सामने आया बिहार से, उनके परिवार के व्यक्ति के द्वारा वहां से मुझे ज्ञात हुआ, उनकी जो कहानी थी रहस्यमय, उस पर एक सवाल उठता है। 12 अगस्त 1957 1957 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर हुआ करता था, शिवचंद्र झा, इनके कार्यकलापों से बड़ा ही नफरत करता था। अलोकतांत्रिक एवं अमर्यादित ढंग से शब्दों का प्रयोग करता था।
जननायक कर्पूरी ठाकुर को नेता विरोधी दल के पद से उस समय पदच्युत कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। कहानी तब की है, मैंने बताया, एक रहस्यमय कहानी है, एक सवाल है समाज के सामने। शायद मुझे नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक पीड़ा है, दर्द है कि ऐसे नेता जो हमारे देश के एक धरोहर के रूप में देश को सोने की चिड़िया बनाने के पीछे हर समाज को जमीनी असर से जो परिवार हमारा रहा है उसे उठाने का एक प्रयास जिस नेता के अंदर रहा हो, ऐसे परिवार को, ऐसे समाज के व्यक्ति को यदि कोई 64 साल की उम्र में इस दुनिया से हटा दे तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जबकि उस समय के व्यक्ति के परिवार में खान पान की कोई कमी नहीं रहा करती थी। सभी घरों में गाय और भैंस के दूध की इफराद हुआ करते थे, खेतों में शुद्ध फसल हुआ करते थे, खान पान शुद्ध हुआ करता था। आज की जैसा प्रदूषण नहीं है कि तमाम तरह की दवाइयाँ हम खाते हैं और हार्ट अटैक, बीपी, शुगर की बीमारी होती है, कुछ भी नहीं था। उस समय के व्यक्ति 100 साल के ऊपर जिया करते थे। और ये हम सभी का दुर्भाग्य रहा कि 64 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह एक प्रश्न खड़ा करता है। दूसरी तरफ सवाल उठता है कि वे कौन कौन लोग थे षड्यंत्रकारी जिन्होंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का साथ दिया और इस कृत्य से जो विरोधी दल के नेता के रूप में सुशोभित जननायक जी को वहां से हटाया और ऐसे स्पीकर का सम्मान किया, उनका गुणगान किया। ऐसे लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है। सवाल बहुत ही चिंतनीय है। कर्पूरी जी को उस समय थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुई होगी, जो भी हुआ होगा उस समय, उनको नमक और गर्म पानी, ये लोग जो थे षड्यंत्रकारी, उनके साथ घुल मिल करके एक अपनत्व की भावना दिखा करके उनके साथ, देखिए एक षड्यंत्र था, ऐसा आभास किया जा सकता है कि एक षड्यंत्र रहा होगा, एक साजिश रही होगी जिसके तहत उनकी दवाई, ठीक है उस समय अंग्रेजी दवाई नहीं रही होगी, उपलब्धता नहीं होगी, लेकिन आयुर्वेदिक दवा का जो बहुत प्रचलन था, क्यों नहीं किया गया? उन्हें नमक और गर्म पानी पिलाया जाता था और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और 17 फरवरी 1988 को जननायक जी हम सभी के बीच से पलायन कर गए। यह पीड़ा आज भी हम सभी को कांटे की तरह चुभ रही है। जब हम सभी संगठित होंगे, पूरा देश एक होगा, तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के जड़ तक जाना होगा और उन विरोधियों का पत्ता खोलना होगा। कुछ बातें जो मांग थी, ये इतनी आसानी से भारत रत्न जननायक जी को प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस के समय से पे कई बार धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन सौंपा गया कि ऐसे नेता को भारत रत्न प्रदान किया जाए और उनके फार्मूलों को लागू किया जाए। बाद में मिलीजुली सरकार आई, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, बसपा की और बीजेपी की भी सरकार रही।
लेकिन हर सरकार में, हर प्रशासन काल में सभी ने आवाज़ उठाई और सभी नेता वहाँ तक गए। और बीजेपी के शासनकाल में ही पिछले 10 साल पहले यही प्रश्न वहाँ से आया सामने से कि आपके समाज के लोग संगठित होना नहीं चाहते, सभी एक दूसरे की टांग की खिंचाई करते हैं। जब तक संगठित नहीं होंगे आपके सब मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे वह प्रश्न सबके दिमाग में गूंजता रहा और काफ़ी लोग एक मत बना करके दिल्ली कूच किए और ज्ञापन पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल से हर साल विज्ञप्ति के माध्यम से दिया जाता रहा। महाराष्ट्र से भी, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, सभी प्रदेशों से मांग उठी और उस मांग को जब संसद में भी रखा गया तो नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने स्तर को, अपने पीड़ा को, अपने परिवार की पीड़ा को, अपने समाज के दर्द को, उस स्तर को उन्होंने देखा है, उस जीवन को देखा है, उन्होंने समझा, जाना, परखा और पूरा इतिहास जब उन्होंने सामने रखा, देखा तो निर्णय लिया और सम्माननीय मोदी जी में भारत रत्न की घोषणा 23 जनवरी को उन्होंने किया और साथ साथ उनके 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया और 100 रुपये का जो सिक्का कॉइन होता है कर्पूरी जी के चित्र के साथ वो भी लॉन्च किया। ये बड़ा ही गौरव का विषय है हम सभी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए। और इसके बाद भी हमें चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमें देश के हर जिले में, हर प्रदेश में कर्पूरी जी के नाम से विद्यालय या सड़क, संग्रहालय और उनके स्मृति में, उनके आदर्श में, उनके जो भी चित्र या कहानियाँ रही हों उसका संग्रहालय रखा जाए कहीं कहीं। और उनका जो सपना था सबको आरक्षण एक बराबर दिया जाए और उनके फार्मूले को, जिसकी कापी बिहार से शुरू हुई, सभी नेता, हर दल के नेता उनके फार्मूलों को लिए, उस फार्मूलों को पूरे देश में लागू किया जाए। और अभी जस्ट 17 तारीख को अपने समाज के संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे, करीब करीब बहुत लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे लेकिन शनिवार का दिन था, ज्ञापन नहीं सौंपा जा सका और वह ज्ञापन आज सौंपा गया और उसमें मांग की गई कि 2 अक्टूबर 2017 को जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट जो 31 अगस्त 2023 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी गई है उसको लागू किया जाए और कर्पूरी जी के फार्मूले को पूरे देश में लागू किया जाए। आरक्षण जो मॉडल फार्मूला 9 है, शेड्यूल 9 के तहत 75% आरक्षण का मॉडल जो है वह सुनिश्चित किया जाए। तमाम मांगों को लेकर के वहाँ ज्ञापन रखा गया और
हमें भी उन सभी का साथ देना चाहिए और अपने अपने स्तर से, अपने अपने प्रदेशों से, अपने अपने जिलों से ज्ञापन सौंप कर उनके सपने को साकार करने की आवश्यकता है, जो हमारे धरोहर के रूप में, हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। ये एक छोटा सा मैंने अपने जानकारी में जो भी मुझे प्राप्त हुआ उसे रखने का एक प्रयास किया, और आप सभी का जो अमूल्य समय आप सभी ने मुझे दिया, और उसमें 15-20 मिनट तो नेटवर्क की समस्या की वजह से गया। और पुनः हमारे साथ परम आदरणीय दादा माधव भाले जी, NSS महाराष्ट्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, और भी लोग, कितने लोग सुन रहे होंगे हमें। और ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये वीडियो जहाँ तक भी जाएगा लोग सुनते भी रहेंगे। बहुत लोगों का स्वभाव ऐसा भी होता है कि लोग मैसेज जो दिया जाता है टाइप करके वो नहीं आती उनको, तो सुनते रहते हैं। सुनने वाले भी ऐसे बहुत लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। और आप सभी को कुछ एक जाते जाते उनकी जीवनी पर एक कविता के रूप में रखने का प्रयास करता हूँ। देखें, घर घर दीप जलाने वाले नायक का गुणगान करें। घर घर दीप जलाने वाले नायक का गुणगान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। जन्म लिया पटना में जिसने समस्तीपुर गांव में, माता राम दुलारी बिह से चके आंचल छाँव में। गोकुल ठाकुर पिता है जिनके, गोकुल ठाकुर पिता थे जिनके, नाई वंश में भान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। केसर की क्यारी का माली जब से नींद से जागा, तानाशाही भेड़ बकरियों का चरवाहा भागा। स्वतंत्रता सेनानी नायक, स्वतंत्रता सेनानी नायक, हम उन पर अभिमान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। बने मसीहा जन जन के जो जननायक कहलाए, बने मसीहा जन जन के जो जननायक कहलाए। आरक्षण अधिकार सभी को संविधान से लाए। अगुआ बने समाजवाद के, अगुआ बने समाजवाद के, सोच रही धन ढान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। दशकों दशक रहे जो मंत्री, मुख्यमंत्री 2 बार हुए। दशकों दशक रहे जो मंत्री, मुख्यमंत्री 2 बार हुए। रहे सशक्त विरोधी नेता, सबके गले कहार हुए। राह चले थे जिन राहों पर, राह चले थे जिन राहों पर, राहों का अनुसंधान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। दीनहीन
शोषित पीड़ित के नेता का सम्मान करें। अंग्रेजी बंदिश हटवा कर सबका ज्ञान आसान किया। अंग्रेजी बंदिश हटवा कर सबका ज्ञान आसान किया। आधिकारिक सेवा दे देकर जिसने कार्य महान किया। शिक्षा मंत्री रहे कुशल वह, शिक्षा मंत्री रहे कुशल वह, नामों का वितान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। कर्पूरी संदेश अमर है, बढ़ता है तो जगना सीखो। उनका एक संदेश था कर्पूरी संदेश अमर है, बढ़ना है तो जगना सीखो। हक चाहो तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। कर्पूरी संदेश अमर है, बढ़ना है तो जगना सीखो। हक चाहो तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ले संकल्प दीप संग साथी, ले संकल्प दीप संग साथी, आओ चले पयान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। घर घर दीप जलाने वाले, घर घर दीप जलाने वाले, नायक का गुणगान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। शोषित पीड़ित दीनहीन के नेता का सम्मान करें। ये एक काव्य के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक इतिहास रखने का प्रयास, और आप सभी ने मुझे यह अमूल्य समय जो प्रदान किया, एक परिवार के रूप में, एक शरीर के रूप में, मैं इस परिवार का ऋणी हूँ और रहूँगा। और जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे याद करें, और हमारी आवश्यकता मतलब हमारे समाज की आवश्यकता, हमारे परिवार की आवश्यकता पड़े तो आप सभी लोग इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े एक आवाज़ दे और सभी लोग वहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज करें, तभी हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, उस सपने को साकार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के संस्थापक परम आदरणीय माधव भाले जी दादा, आपके इस सराहनीय कार्य के लिए नमन करता हूं कि आपने इतना सुंदर पटल दे करके एक शुरुआत किया है समाज को जागृत करने का। इसी तरह से अपने समाज के वरिष्ठ समाजसेवी पवन जो दिल्ली में है, उन्होंने भी समाज को जगाने का एक कार्य विगत कई वर्षों से किया है। गुरुवार और रविवार को रखते हैं कार्यक्रम, आप भी उस पटल पर जुड़े, और जब भी कार्यक्रम होगा तो मैं उसका लिंक जो है, जिस पटल से वो कार्यक्रम करवाते हैं उस पटल का लिंक जो है मैं इस समूह में प्रेषित करूंगा, आप सभी भी जुड़ें। और मैंने इस पटल का जो लिंक था मैंने सभी ग्रुपों में, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप रहा हो, व्हाट्सएप का ग्रुप रहा हो, सभी में मैंने शेयर किया है। सभी लोग उसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और जो नहीं सुन रहा है, देख रहा है, वो बाद में भी इस वीडियो को देखेगा। और जितने भी लोग जुड़े, आप सभी के साथ सभी को नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय कर्पूरी, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।